बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के फ़िज़ियोलॉजी के लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 BSMLT OTT सेशन 2024 इसमें बेटा हम डिस्कस करेंगे जिस चीज़ को वो है होमियोस्टेसिस। ठीक है जी। तो होमियोस्टेसिस क्या है? ये इटसेल्फ जो है ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले जो लफ्ज़ है होमियोस्टेसिस का, उसको हार्वर्ड के प्रोफेसर जो है वॉल्टर बी कैनन ने 1930 के अंदर यूज़ किया था। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि होमियोस्टेसिस है क्या। होमियोस्टेसिस से मुराद ये है कि मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। दोबारा पढ़ता हूँ, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। इससे हमें ये समझ आई है कि होमियो का मतलब सेम और स्टेसिस का मतलब स्टैंडिंग, मतलब कि किसी एक हालत में ही रखना, तब्दील ना होने देना। आपकी बॉडी के जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको एक ही हालत में कायम रखना और उसको तब्दील ना होने देने का नाम है होमियोस्टेसिस। मतलब कि इस प्रोसेस को हम कहेंगे होमियोस्टेसिस। होमियो मीन सेम और स्टेसिस मीन स्टैंडिंग। सो होमियोस्टेसिस मीन द मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये वर्ड सबसे पहले जो है, ये लफ्ज़ हार्वर्ड के प्रोफेसर जो है वेल्टर बी कैनन ने 1930 में यूज़ किया था। ठीक हो गया जी। इसके बाद बेटा देखें, इसमें जो इम्पोर्टेंट इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसमें देखें, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट वाज नोटिफाइड बाय द ग्रेट बायोलॉजिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी क्लॉडे बर्नार्ड। ठीक है जी। तो क्लॉडे बर्नार्ड ने भी इसकी इम्पोर्टेंस को उजागर किया, इसकी अहमियत को उजागर किया। उसने क्या किया जी? ही इनलाइटेंड, ठीक है जी, द फैक्ट दैट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग मैन लिव इन अ परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल्ड इंटरनल इन्वायरमेंट। उसने ये देखा कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे, जिसमें इंसान भी शामिल है, वो एक बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड, एक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो ये बात की गई थी। अच्छा बेटा, इससे हट के मैं आप लोगों को थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ होमियोस्टेसिस के बारे में। होमियोस्टेसिस जो है, इसको आप इस तरह से लें कि आपकी जो बॉडी है वो अपने आप को एक कांस्टेंट या एक नॉर्मल कंडीशन में रखना चाहती है। देखिए बेटा, फ़र्ज़ करें हम एक जनरल सी एग्जांपल लेते हैं कि हम इटसेल्फ भी हम अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं। हम बहुत ज़्यादा हंसते नहीं हैं, ठीक है जी, या हम बहुत ज़्यादा गमगीन नहीं होते। हम चाहते हैं कि हम नॉर्मल रहें, मतलब कि वैसे भी। तो हमारी जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, जिसमें टिश्यू लेवल से लेकर सेलुलर लेवल जो है और ऑर्गेनिज्म का लेवल है, ठीक है जी, उसके बाद सिस्टम्स के लेवल, तो ये सारे के सारे जो हैं, जो हमारे टिश्यूज़ हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारे सिस्टम्स हैं, ये सारे के सारे मिलकर हमारी एक इंटरनल कांस्टेंट हालत को जो है बरकरार रखने में मदद देते हैं। और हमारी बॉडी का हर एक चीज़, हमारी बॉडी का फॉर एग्ज़ाम्पल जो टेम्परेचर है उसको भी एक जो है वो नॉर्मल रखा जाता है, एक नैरो रेंज के अंदर रखा जाता है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं उनको भी नॉर्मल रखा जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है उसको भी नॉर्मल रखा जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जो साल्ट हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उनको भी एक नॉर्मल रेंज के अंदर रखा जाता है। मतलब कि हमारी बॉडी के हर एक चीज़ को एक कांस्टेंट जो है रखा जाता है, एक ख़ास रेंज के अंदर रखा जाता है, ना उससे ज़्यादा होती है और ना ही उससे कम होती है। तो इस तरह से बॉडी का जो नॉर्मल एक मैकेनिज़्म है
जो कि एक इंटरनल कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है, उस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ठीक हो गया बेटा। अब इसकी एग्जांपल्स मैं देता हूँ आपको। अच्छा बेटे, इसमें ये देखें कि फ़र्ज़ किया हमारी बॉडी है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है सेल्स हैं, लाइक रेड ब्लड सेल्स हैं, उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है जी। तो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। सेल्स का इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो भी कांस्टेंट ही होता है, और जो सेल्स का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जिसको हम इंट्रा सेलुलर स्पेसिस जो है कहते हैं, सेल के इंटरनल जो है अंदर इंट्रा सेल वो होगा जो सेल्स के अंदर वाली हालत होगी, और इंटर सेल जो है उसको हम सेल्स के दरमियान में जो होगी, मतलब कि बिटवीन द सेल्स जो है वो इंटर सेलुलर इन्वायरमेंट कहलाएगा, और इंट्रा सेलुलर कहलाएगा विद इन द सेल। ठीक है जी। तो दोनों हालतों में जो है इस कंडीशन को, इसमें जिसमें बेटा ऑक्सीजन आ जाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, ठीक है जी, जिसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, ग्लूकोज आ जाता है, अमाइनो एसिड आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है जी। तो इन सारी चीज़ों को एक नॉर्मल रेंज के अंदर रखा जाता है। तो इस नॉर्मल रेंज के अंदर रखने के प्रोसेस को ही हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। अब एग्जांपल्स देखें, अब कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो दी गई हैं। अच्छा बेटा, जो मेनली जो सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसमें ज़्यादातर फ़र्ज़ करें कि सोडियम और क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, और इसी तरह जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसमें पोटाशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है जी, उसके बाद ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ठीक है जी, और इसके अलावा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो बिटवीन द सेल्स मतलब के और विद इन द सेल्स जो एक लिमिटेशन है, जो एक के कांस्टेंट लेवल है वो बरकरार रखा जाता है। मतलब कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड भी और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी जो है उसके अंदर साल्ट की, मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, इन सब की कॉन्सेंट्रेशन को जो है वो मेंटेन रखा जाता है। ठीक है जी। उसमें मोस्टली ये देखें कि आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। अब ऑक्सीजन वो डायरेक्ट नहीं लेते, बल्कि वो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ करती है ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वो डिफ्यूज़ करती है सेल्स के अंदर। और ये देखें, अगर आपकी बॉडी के अंदर तकरीबन जो है वो 60% आपकी बॉडी के अंदर जो है वो लिक्विड होता है, और उसमें से 2/3 जो है वो ब्लड है, और 1/3 जो है उसमें से वो आ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा जो है इसको कह लें कि मतलब कि अदर देन द ब्लड जो लिक्विड है वो 1/3, ठीक है जी, मतलब कि तीसरा हिस्सा। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये बेटा कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है ब्लड के साथ। ब्लड में से जो है वो जो फ्लूइड है वो बाहर निकलता रहता है कैपिलरीज की दीवारों से, क्योंकि कैपिलरीज की जो दीवारें हैं वो बहुत पतली होती हैं। लाइक उनका जो डायमीटर है वो 0.4 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक होता है। तो इस तरह से वहाँ से जो फ्लूइड है, और उस फ्लूइड के अंदर ऑक्सीजन भी होगी, उसके अंदर ग्लूकोज भी होगा, उसके अंदर अमाइनो एसिड्स भी होंगे, ठीक है ना। और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है ब्लड से बाहर निकलते हैं और हर सेल तक जाते हैं, और उस हर सेल को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। अब वापसी पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो वापस ब्लड में छोड़े जाते हैं। तो इट मीन्स दैट कि इसमें भी जो है वो रेगुलेशन होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर आ रही है, कौन सी चीज़ सेल से बाहर जा रही है। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। अब हमारी बॉडी का जो कांस्टेंट इन्वायरमेंट है, जो जिसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं, उस कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो काम करते हैं। ठीक है जी, जिसमें हम चंद ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे। फ़र्ज़ करें जो आपकी बॉडी के अंदर बेटा जो लीवर है
वो डिटॉक्सीफाई करता है टॉक्सिन्स को। इसके अलावा बहुत सारी जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डाइजेशन के लिए भी एंजाइम जो है वो रिलीज़ करता है। दूसरी जानब हम बात करेंगे किडनी की। किडनी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो फ्लूइड के बैलेंस को बरकरार रखता है। लाइक अगर ज़्यादा फ्लूइड इनटेक हो गया तो यूरिन के थ्रू उसको एक्सक्रीट कर देगा। अगर फ्लूइड ज़्यादा इनटेक नहीं है जैसा कि रोज़े की हालत में होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। इसके अलावा किडनी सोडियम पोटाशियम हाइड्रोजन आयंस जो हैं इनकी भी जो है रेगुलेशन करता है। बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस जो है वो भी रखता है। ठीक है जी। इस तरह हम पैंक्रियाज की बात करें तो वो आपकी बॉडी में जो है जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं और इंसुलिन क्या करती है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको नॉर्मल हालत में रखेगी। तो बेटा कहने की बात यह है कि हर एक चीज़ जो है, हर एक मिनरल, हर एक साल्ट, हर एक चीज़ आपकी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल रेंज के अंदर रखी जाती है और वो रेंज बहुत छोटी होती है। मतलब कि बिल्कुल ही एक वैल्यू नहीं होती लेकिन थोड़ी सी रेंज होती है उसकी। लाइक जो आपकी हाइड्रोजन आयंस हैं उनकी रेंज कोई 1 नैनो जो है तक होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं जिनकी कोई फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू है 40 mmHg। ठीक है ना, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। जाहिर बात है और गैस है तो इसका फिर प्रेशर का यूनिट हम लिखेंगे साथ। तो जो ऑक्सीजन है उसकी नॉर्मल वैल्यू है 40। तो जो इसकी रेंज है वो कितनी है 35 से 45। मतलब कि जो नॉर्मल वैल्यू ऑक्सीजन की है वो 40 mmHg होनी चाहिए लेकिन जो रेंज है वो 35 से 45। तो ऑक्सीजन 35 से 45 mmHg आपकी बॉडी में होनी चाहिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। तो इसमें देखें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी 40 है, उसकी भी यही रेंज है। और सोडियम 142 से जो है वो होने चाहिए मिलीमोल पर लीटर। सोडियम जो है वो 142 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है जी, इसकी रेंज 138 से 146 है। और इसी तरह पोटाशियम है वो 4.2 होनी चाहिए जो उसकी नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल वैल्यू है। और जो उसकी रेंज है वो कितनी है, वो 3.8 से 5 है। ठीक है जी, 3.8 से 5 मिलीमोल पर लीटर। इसी तरह कैल्शियम है वो आपकी बॉडी के अंदर 1.2 होनी चाहिए उसकी नॉर्मल वैल्यू, और उसकी जो रेंज है वो 1.0 से 1.4 तक है मिलीमोल पर लीटर। इसी तरह से जो क्लोराइड है वो 108 मिलीमोल पर लीटर तक होना चाहिए और उसकी जो रेंज है वो 103 से 112 मिलीमोल पर लीटर है। इसी तरह बाइकार्बोनेट्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो 28 है और वो 24 से 32 की रेंज में जो है वो होने चाहिए। अब ग्लूकोज है उसकी जो वैल्यू है वो 85 है। तो ये 75 से 90 या कुछ बुक्स के अंदर 80 to 120 लिखा होता है, तो ये मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक होनी चाहिए। इसी तरह आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.4 जो है डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस स्केल होना चाहिए। लेकिन जो इसकी रेंज है वो 98 से लेकर 98.8 तक है। ठीक है जी। तो ये मतलब कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक की। तो इसी तरह एसिड बेस है जो आपकी बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड है उसका पीएच देख लें या सीएसएफ का पीएच देख लें, वो जो नॉर्मल वैल्यू है उसकी 7.4 है लेकिन उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 7.3 से 7.5 तक होनी चाहिए। मतलब कि ये देखें कि इतनी कम रेंज जो है वो रखी गई है। इनकी कुछ अप्रॉक्सीमेट शॉर्ट टर्म नॉन लीथल लिमिट्स दी गई हैं। मतलब कि नॉन लीथल से मुराद ये है कि ऐसी कंडीशंस के जिसमें इनकी जो वैल्यू है वो कम या ज़्यादा अगर हो जाती है
तो इससे डेथ नहीं होती, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। लाइक ऑक्सीजन 10 से 1000 तक जा सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड 5 to 80 तक जा सकती है, सोडियम जो है वो 115 से 175 तक जा सकते हैं, पोटाशियम जो है वो 1.5 से 9 तक जा सकता है, कैल्शियम जो है वो 70 to 130 तक जा सकता है, बाइकार्बोनेट जो है वो 20 to 1500 तक जा सकता है, 8 to 45 और ग्लूकोज 20 to 1500 तक जा सकता है। बॉडी टेम्परेचर आपका 65 से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है तक जा सकता है, या 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह एसिड बेस है 6.9 से 8.0 तक आपकी पीएच हो सकती है। तो ये नॉन लीथल कंडीशंस हैं। लेकिन जो नॉर्मली आपकी बॉडी क्या कोशिश करती है कि इन सारी वैल्यूज़ को कहाँ रखें, नॉर्मल रेंज के अंदर। नॉर्मल वैल्यूज़ को कहाँ रखना चाहिए, नॉर्मल रेंज के अंदर। तो ये इन सारी वैल्यूज़ को जो कि नॉर्मल वैल्यूज़ कहलाती है, इनको नॉर्मल रेंज के अंदर रखना ही होम्योस्टेसिस कहलाता है। ठीक हो गया बेटा, ये थी कुछ एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से हमारी बॉडी इन सारी चीज़ों को मेंटेन करती है, किस तरह से हमारी बॉडी इन सारी चीज़ों को एक नॉर्मल रेंज के अंदर रखती है। तो उसके लिए होता है मैकेनिज़्म। उस मैकेनिज़्म को हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। ठीक है जी। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? फीडबैक इज अ प्रोसेस इन विच सम प्रोपोर्शंस ऑफ द आउटपुट। फीडबैक एक ऐसा अमल है जिसमें कुछ प्रोपोर्शंस जो कि आउटपुट सिग्नल के हैं, किसी भी आउटपुट सिग्नल सिस्टम के कुछ प्रोपोर्शंस जो हैं वो फेड किए जाते हैं या पास किए जाते हैं। कहाँ पास किए जाते हैं? बैक टू द इनपुट। मतलब कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पैदा होने वाली जो चीज़ है, जो आउटपुट है, उसको वो दोबारा इनपुट मतलब कि उसकी इनिशियल स्टेज में चली जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म में जो चीज़ प्रोड्यूस होगी, वो प्रोड्यूस होने वाली चीज़ ही दोबारा जाकर जो है जिस चीज़ से वो प्रोड्यूस होती है, मतलब कि जो इनिशियल रिएक्शन है और जो फाइनल रिएक्शन है, जिसको हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर, सबस्ट्रेट्स और प्रोडक्ट्स। मतलब कि जो द रेट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो इटसेल्फ कंट्रोल करेगा सबस्ट्रेट को। ठीक है जी। ये बेटा फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। अब ये कैसे होगा? ये जो है दिस इज़ डन मोर ऑफन इंटरनेशनली इन ऑर्डर टू कंट्रोल द बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ द सिस्टम। तो ये इंटरनेशनली बिहेवियरल पैटर्न सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो है ये ज़्यादातर काम करता है। अच्छा, वेन एवर एनी चेंज अगर जब कभी कोई चेंज आता है तो सिस्टम रिसीव्स एंड रिएक्ट्स टू द टू टाइप्स ऑफ द फीडबैक। जब भी कोई चेंज आएगा तो सिस्टम जो है वो दो तरह से रिएक्ट करेगा, दो तरह से जो है वो फीडबैक देगा। एक है नेगेटिव फीडबैक और दूसरा जो है वो बेटा इसमें पॉजिटिव फीडबैक है। नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक क्या है, इनको हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो है हम थोड़ा सा यहाँ पर एक और चीज़ को देखते हैं। ये एक तस्वीर है जिसमें आप इजीली देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को नॉर्मल हालत में रखती है। ये देखें। इसमें बेटा ये देखें, ये एक कांस्टेंट कंडीशन है, ये एक कांस्टेंट वेरिएबल कंडीशन है। ये एक तराजू है, मतलब कि जो कि एक बैलेंस्ड हालत में खड़ा है, ये होम्योस्टेसिस की हालत में खड़ा है। तो जब कभी ये इस साइड से ऊपर हो जाए या जब कभी ये इस साइड से नीचे हो जाए तो ये देखें ये इम्बैलेंस हो जाता है। इसको आप इस तरह से समझें कि ये यहाँ पर इस वक्त जो है ये बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर खड़ा है। लेकिन जब कोई स्टिमुलस आता है, बेशक वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो वो इसके अंदर प्रोड्यूस कर देता है, चेंज प्रोड्यूस कर देता है, इसको तब्दील कर देता है, इसको इम्बैलेंस कर देता है। तो फिर क्या होगा? वो चेंज डिटेक्ट किया जाएगा रिसेप्टर से, और रिसेप्टर्स क्या करेंगे? वो इनपुट इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे किसके ज़रिए? अफेरेंट ए से, अफेरेंट पाथवे से कंट्रोल सेंटर को।
कंट्रोल सेंटर आउटपुट देगा और आउटपुट जो है वो इंफॉर्मेशन सेंड करेगी किसको, इफेरेंट पाथवे को ई से, और इफेरेंट पाथवे इफेक्टर्स को कहेगा चलो बेटा कि जो तब्दीली पैदा हुई है उसको वापस अपनी असली हालत में लेकर आने में मदद करो। तो इफेक्टर जो है वो उसको दोबारा अपनी असली हालत में लेकर आएंगे, रिस्पॉन्स जो है वो इफेक्टर्स करेंगे फीडबैक मैकेनिज़्म को, ठीक है ना, और इससे जो मैग्नीट्यूड है वो इन्फ्लुएंस करेंगे उसकी मैग्नीट्यूड को और उसको दोबारा फिर होम्योस्टेसिस की हालत में लेकर आएंगे। मकसद कहने के ये है कि ये एक छोटी सी पिक्चर है जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को एक होम्योस्टैटिक कंडीशन के अंदर रखती है। एक दूसरी पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूरल पाथवे आपको की बॉडी को एक होम्योस्टैटिक कंडीशन के अंदर रखता है। इसमें बेटा टेम्परेचर को हम देख रहे हैं। सपोज आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से रेज करता है, तो क्या होगा, रिसेप्टर जो है वो बॉडी के वो उसको सेंस करेंगे, सेंस करने के बाद उनको पता चल जाएगा कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो गया है। ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन कंट्रोल सेंटर को भेजी जाएगी और ब्रेन कंट्रोल सेंटर कमांड जारी करेगा कि टेम्परेचर को कम किया जाए, ठीक है जी। और कम करने के लिए क्या होगा, इफेक्टर्स काम करना शुरू कर देंगे, ब्लड वेसल्स काम करना शुरू कर देंगी, स्वेट ग्लैंड पसीना आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल है। इसमें क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादातर स्किन की जानब कर दिया जाएगा, बाहर की जानब कर दिया जाएगा, ताकि वहाँ से स्किन से इजीली जो हीट है वो इन्वायरमेंट के अंदर मूव कर जाए। ज़्यादातर ब्लड प्रेशर स्किन वाली साइड पे हो जाएगा। इसके अलावा जो पसीना है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल आ जाएगा। अब जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होता है, स्टिमुलस जो है वो जैसे ही रिमूव होगा, बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल आ जाएगा, तो होम्योस्टेसिस दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा, दोबारा से अपनी असली हालत में आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं नेगेटिव फीडबैक को। नेगेटिव फीडबैक क्या है इसको ज़रा हम देखते हैं। नेगेटिव फीडबैक इज वन टू विच सिस्टम रिएक्ट्स इन सच अ वे एज टू अरेस्ट द चेंज और रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। देखें, नेगेटिव फीडबैक एक ऐसा फीडबैक है जिसमें सिस्टम इस तरह से रिएक्ट करेगा कि वो रोक लेगा उस तब्दीली को या रिवर्स डायरेक्शन में जो चेंजेस जो हैं उनको लेकर आएगा। तो इस तरह से जो भी तब्दीली पैदा हो रही होगी उसको रोक लेगा, या फिर रोकने के बाद जो चीज़ फॉरवर्ड मूव हो गई थी जिसकी वजह से वो चीज़ जो बैलेंस है वो आउट हो गया था उसको दोबारा बैकवर्ड मूव करके दोबारा अपनी असली हालत में लेकर आएगा। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक रिएक्शन। सो आफ्टर रिसीविंग द मैसेज, जब बैलेंस आ जाएगा किसी चीज़ में, फ़र्ज़ किया टेम्परेचर की हम एग्जांपल लेते हैं, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए दोबारा जब टेम्परेचर को अपनी असली हालत में लेकर आएगा तो फिर क्या होगा, फिर इफेक्टर्स क्या करेंगे, वो नेगेटिव फीडबैक सिग्नल भेज देंगे सिस्टम को कि अब जो है इसको टेम्परेचर को कम करने के लिए जो कूलिंग सेंसर्स जो हैं ऑन किए गए थे वो बंद कर दीजिए। अब फिर क्या होगा कि सिस्टम जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा अपने फंक्शंस के अंदर और वो दोबारा कोशिश करेगा अपनी होम्योस्टेसिस की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। ये बेटा एक एग्जांपल है यहाँ पर दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि फ़र्ज़ किया ये आपकी ब्लड के अंदर नॉर्मल थायरॉक्सिन का लेवल है, ठीक है ना। जब नॉर्मल थायरॉक्सिन का लेवल होगा यहाँ पर तो कोई डेविएशन नहीं होगी, यहाँ पर भी नॉर्मल थायरॉक्सिन का लेवल है, यहाँ पर भी नॉर्मल थायरॉक्सिन का लेवल है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें कि फ़र्ज़ किया अगर ये डिक्रीज़ होता है, थायरॉक्सिन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ होगा, तो ये स्टिमुलेशन जाएगी कि भाई थायरॉक्सिन का लेवल डिक्रीज़ हो गया, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसकी सेक्रेशन के लिए पैगाम जाएगा कि उसको सेक्रीट किया जाए। तो जैसे ही वो सेक्रीट होगा तो इससे क्या होगा कि जो थायरॉक्सिन का लेवल वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक हो गया, एक तो ये है। दूसरा कि फ़र्ज़ किया अगर थायरॉक्सिन का लेवल इंक्रीज़ होता है तो फिर क्या है, TSH की इनहिबिशन होगी। इंक्रीज़ होगा तो TSH की इनहिबिशन होगी, डिक्रीज़ होगा तो TSH की स्टिमुलेशन होगी।
अच्छा, इंक्रीज़ हुआ, ये जो ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं और जो पिंक है वो डिक्रीज़ वाले हैं, ब्लू इंक्रीज़ वाले हैं। तो इसमें देखें TSH की इनिबिशन होगी और उससे जो थायरॉक्सिन लेवल है वो कम होकर दोबारा फिर नॉर्मल थायरॉक्सिन लेवल पे आ जाएगा, जो कि येलो है। येलो जो है बेटा ये नॉर्मल है, जो पिंक है वो डिक्रीज लेवल है और जो ब्लू है वो इंक्रीज लेवल को जाहिर कर रहा है। ये थी एक एग्जांपल नेगेटिव फीडबैक की। इसी तरह से बेटा यहाँ पर भी है, जो येलो कलर है वो नॉर्मल वाटर कंटेंट को जाहिर कर रहा है जिसमें कोई डेविएशन नहीं है, और जो ब्लू है वो इंक्रीज्ड जो है वाटर इनटेक को जाहिर करेगा और जो पिंक है वो डिक्रीज्ड वाटर इनटेक को जाहिर करेगा। तो देखते हैं हम किस तरह से जब आप पानी ज़्यादा पी लेते हैं या जब आप पानी कम पीते हैं तो किस तरह से आपकी जो बॉडी है वो आपके अंदर जो है वो फ्लूइड की या वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसको किस तरह से जो है वो मेंटेन करती है। इसमें देखते हैं, इसमें बेटा देखें डिक्रीज्ड वाटर कंटेंट के जब पानी की कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, प्यास लगेगी, और या तो प्यास लगेगी और आप ज़्यादा पानी पी लोगे, ठीक है ना। एक बात तो ये है कि सॉरी कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कंटेंट जो है वो कम हुआ है, तो आपको प्यास लगी और आपने पानी पी लिया और पानी पीने से वो नॉर्मल अपनी हालत में आ गया। एक बात तो ये है। दूसरी बात इसमें यह है कि फ़र्ज़ किया अगर आपने पानी नहीं पिया तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि स्टिमुलेशन जाएगी ऑस्मो रिसेप्टर्स को जो कि हाइपोथैलेमस में होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेशन जाएगी और वो स्टिमुलेट होके क्या करेंगे, वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ADH, ठीक है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन जो है ज़्यादा करवा देंगे। एंटी डायूरेटिक हार्मोन बेटा क्या करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम के ऊपर जाकर इफ़ेक्ट करता है और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाएगा, मतलब कि पानी को दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ब्लड के अंदर। पेशाब जो है, जो आपका यूरिन है वो कम रिलीज़ होगा, अगर रिलीज़ भी होगा तो बहुत कम मिकदार में रिलीज़ होगा और कंसनट्रेटेड जो है वो यूरिन जो है वो रिलीज़ होगा। दूसरी जानब जब हम देखते हैं कि जब आप ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो फिर पहली बात तो यह है कि आपको प्यास नहीं लगती और वाटर का लेवल जो है वो कम हो जाता है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा कि ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेशन नहीं होगी। जब ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेशन नहीं होगी तो ADH की जो कंसंट्रेशन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन की पोस्टीरियर लोब और पिट्यूटरी ग्लैंड से वो ADH की कंसंट्रेशन को कम रिलीज़ करेगा, और ADH जो है वो किडनी के ऊपर इफेक्ट करता है और किडनी से जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है बेटा वो बहुत कम कर देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन या पेशाब खारिज होगा जिसकी मदद से वो पानी जो ज़्यादा था वो दोबारा आपकी बॉडी से पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल होम्योस्टेसिस की जो कंडीशन है वो बरकरार हो जाएगी पानी की। तीसरी एग्जांपल बेटा इसमें टेम्परेचर की है कि अगर हाइपरथर्मिया हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हीट रिसेप्टर जो स्किन में है वो इसको डिटेक्ट करेंगे, हाइपोथैलेमस को पैगाम देंगे, कंट्रोल सेंटर एक्टिव होगा और स्वेट ग्लैंड्स और स्किन से, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, वो पसीना जो है वो आ जाएगा और जो ब्लड प्रेशर है वो स्किन की जानब ज़्यादा किया जाएगा जिससे हीट जो है वो खारिज होगी और इस तरह से ये दोबारा अपनी नॉर्मल हालत की जानब आएगा। और अगली एग्जांपल जो है नेगेटिव फीडबैक की, उसमें हाइपरग्लाइसीमिया है। अगर आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में वो ज़्यादा होती है तो पेंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं उनको पैगाम जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। और जैसे बेटा मैंने आपको पहले लेक्चर में वाइट बोर्ड पे पढ़ाया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जब इंसुलिन रिलीज़ करेंगे तो वो इंसुलिन वो ग्लूकोज को ब्लड से उठा के बाहर स्टोर कर देगी, ठीक है ना, ब्लड से उठाकर मसल्स के अंदर या लीवर के अंदर या दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर उस ग्लूकोज को स्टोर कर देगी। तो रिजल्टेंट क्या होगा कि ग्लूकोज का जो लेवल है वो नॉर्मल वो कम हो जाएगा और दोबारा से जो होम्योस्टैटिक कंडीशन है वो गेन हो जाएगी। ये था बेटा आपका नेगेटिव फीडबैक। दूसरी जानब इसमें आ जाता है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक जो है वो क्या है, वो एक बात तो ये है कि नेगेटिव फीडबैक बहुत ज़्यादा होता है और पॉजिटिव फीडबैक जो है वो बहुत कम होता है। तो पॉजिटिव फीडबैक की डेफिनेशन क्या है,
पॉजिटिव फीडबैक इज दैट इज वन ऑफ द मैकेनिज्म इन विच सिस्टम रिएक्ट्स। अब इसमें सिस्टम किस तरह से रिएक्ट करेगा, इसमें सिस्टम इस तरह से रिएक्ट करेगा इन सच अ वे, इस तरह से, टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द चेंज इन द सेम डायरेक्शन। बेटा अगर सेम डायरेक्शन में उस प्रोसेस की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाएगा तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में उस सिस्टम को दोबारा वापस पीछे की तरफ मोड़ा जाएगा तो वो नेगेटिव फीडबैक है। तो पॉजिटिव फीडबैक जो है वो ज़्यादातर इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये उस चेंज को और ज़्यादा बढ़ा देता है, लेकिन समटाइम्स जो है कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ये अपनी अहमियत को बहाल करता है। मतलब कि ज़्यादातर ये जो है इसमें होमियोस्टेसिस में नहीं ये इन्वॉल्व, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो भी यूज़ होता है। तो इसकी एग्जांपल्स में हम ये देखते हैं कि जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स की इंजरी होती है, ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग को रोकने के लिए बेटा आपको पता है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो रप्चर हो जाती है, उनमें से कोलेजन और वोन विलिब्राइन फैक्टर जो हैं वो एक्सपोज होते हैं और वहाँ पर जाकर जो प्लेटलेट्स हैं वो उनके साथ एडियर करते हैं, एडियर करने के बाद केमिकल रिलीज़ करते हैं, और केमिकल रिलीज़ करने से क्या होता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जिसमें जो क्लॉटिंग प्रोटीन है वो इंट्रिंसिक और जो है वो पाथवे की वजह से जो क्लॉटिंग है उसको एक्टिवेट कर देती हैं, जिससे पैरोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगी। पैरोथ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है जो कि ब्लड में पाई जाती है, और ये सॉल्यूबल फॉर्म है जो कि थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगी, और थ्रोम्बिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है जो कि इनसॉल्यूबल है। फिर थ्रोम्बिन क्या करेगी, वो फिब्रिन को जो कि इनएक्टिव और सॉल्यूबल फॉर्म है उसको फिब्रिनोजिन को किसमें कन्वर्ट कर देगी, फिब्रिन के अंदर। और जो फिब्रिनोजिन है वो इनएक्टिव फॉर्म है और सॉल्यूबल है, और जो फिब्रिन है वो एक्टिव फॉर्म और नॉन सॉल्यूबल, इस तरह से वो फिब्रिन क्लॉट बना देगी। अच्छा जी, ये तो थी बातें जो कि मैकेनिज्म कह लें। अब होगा क्या कि अगर ब्लड वेसल्स की ब्रेकडाउन होगी, ब्लीडिंग होगी, तो जो डैमेज सेल हैं वो ऐसे केमिकल रिलीज करेंगे जो कि क्लॉटिंग को शुरू करवाएंगे। अब अब क्लॉटिंग जैसे जैसे ज़्यादा होती जाएगी, जैसे जैसे केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर जो हैं वो रिलीज़ होंगे, और क्लॉटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेट किया जाएगा, और उसकी मदद से जल्दी जो ब्लड क्लॉट है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी और ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ये थी एक एग्जांपल। दूसरी जानब जो पॉजिटिव फीडबैक की जो दूसरी एग्जांपल है बेटा वो है पार्चुरेशन, मतलब कि बेबी का जो है पैदा होना। उसमें देखें जैसे ही लेबर पेन स्टार्ट होती है तो यूट्रस के जो मसल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी, और मूवमेंट जो है जैसे ही यूट्रस के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बेबी जो है उसका हेड जो है वो मूव करना शुरू कर देगा यूट्रस से सर्विक्स वाली साइड पे, और सर्विक्स के मसल जो है वो डायलेट करेंगे, और यूट्रस पीछे से कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो जारी बात है उस बेबी को पीछे से पुश मिलेगा और वो सर्विक्स के अंदर से जो है वो गुजरने की कोशिश करेगा या वो गुजरेगा। ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ द फीटस थ्रू द सर्विक्स। अब ये क्या है, ये पॉजिटिव स्टिमुलेशन है। तो इसी तरह से जैसे ही वो सर्विक्स में जाएगा तो ये स्टिमुलस जो है स्टिमुलेशन होगी सर्विक्स के रिसेप्टर्स की, और इस तरह से क्या होगा कि ये क्या करेगा कि ये इम्पल्सिस को डिस्चार्ज करेगा, ठीक है ना, रिसेप्टर से, और वो ट्रांसमिशन होगी इम्पल्सिस की हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा बेटा, हाइपोथैलेमस ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करेगा। अब ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ADH की तरह पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा। वो पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, वो और ज़्यादा यूट्रस के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जिसकी मदद से जो बेबी है वो इजीली जो है वो बाहर आ सकता है। अच्छा बेटा, ये था आपका होम्योस्टेसिस। आज जो हमने पढ़ा है वो होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस अपनी अंदरूनी मुस्तकिल अंदरूनी हालत को बरकरार रखने का नाम है, ठीक है ना। होम्यो मीन सेम और स्टेसिस मीन कंडीशन या हालत। अब देखें आपकी बॉडी आप मुख्तलिफ चीज़ों को एक बहुत नैरो रेंज के अंदर रखती है,
फिर उसके मैकेनिज़्म है होमियोस्टेसिस के, पॉजिटिव मैकेनिज़्म, नेगेटिव मैकेनिज़्म। नेगेटिव मैकेनिज़्म या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म ये है कि जब रेट ऑफ रिएक्शन को या रिएक्शन को दोबारा रोका जाए या उसको बैकवर्ड भेजा जाए और दोबारा अपनी असली हालत को गेन किया जाए। और इसकी एग्जांपल्स हमने देखी हैं जिसमें हमने TSH की कॉन्सेंट्रेशन को देखा है और हमने वाटर के लेवल को देखा है और हमने हीट को देखा है और हमने शुगर को देखा है। इसी तरह पॉजिटिव फीडबैक ये है कि जब सिस्टम इस तरह से रिएक्ट करे कि जो इंटेंसिटी है उसको सेम डायरेक्शन में ही मूव किया जाए, तो ये पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। इसकी एग्जांपल्स में बेटा जो है वो क्लॉटिंग है कि ब्लड क्लॉटिंग जो है जब ज़्यादा होती है, क्लॉटिंग इंजरी बड़ी है तो उसमें ऐसे केमिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो गए जो ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉटिंग को प्रमोट करते हैं। दूसरी इसमें बेटा हमने लेबर ये पार्चुरेशन जो है देखी, इसमें बेबी जो है जब सर्विक्स से आता है, बाहर आता है, पैदा होता है, तो उसमें पॉजिटिव फीडबैक के ज़रिए जो है वो यूट्रस के मसल्स की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है। अच्छा बेटा ये आपका होमियोस्टेसिस का लेक्चर था, सेकंड लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी, यू कैन सेंड वॉइस मैसेज